फातिमा के पास कुछ आपकी तस्वीर, कुछ मैसेजेस हैं, जल्दी से उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हमने आपको कराची लेके जाना है जहां शाहरुख नदीम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ की सालगिरह है और इस हवाले से कुछ ही देर में एक दानिश्वर, एक स्कॉलर और शायर शाहिद मसूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और आने वाला जो हिस्सा है राइजिंग पाकिस्तान का वो हम ट्रिब्यूट देंगे अल्लामा इकबाल को और उसी हवाले से शाहरुख नदीम भी आपसे कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ आपके मैसेजेस से प्रोग्राम को सजाते हैं। जी फातिमा जी, सबसे पहले हम चलेंगे आप लोगों की तस्वीरों की तरफ। नेहा परवीन ने हमें गिलगित बल्तिस्तान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने हमें अपर हुंजा और गिलगित की तस्वीरें भेजी हैं। जी अपर हुंजा और गिलगित की तस्वीर हैं। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल नेहा, बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं। वाह प्यारी, ये तो अताबाद लेक लग रही है मुझे। जी बिल्कुल ब्यूटीफुल, जबरदस्त भाई नेहा, वेरी गुड, शाबाश। जी आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल रूम जरा तेज तेज चलेंगे, आज वक्त का मुकाबला सख्त है। उमर ने हमें आरिफ वाला से तस्वीरें भेजी हैं, इन्होंने हमें मिट्टी का घड़ा भेजा है। आइए घड़ा मिट्टी का घड़ा तौसीक साहब जी चले जी, मिट्टी का घड़ा, वेरी गुड। जी नुसरत ने हमें पाकपतन से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। नुसरत ने पाकपतन से वाजिबा, बहुत ही अच्छी कनाल की तस्वीर है और सूरज गुरूब हो रहा है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, मुदस्सिर नूर ने हमें चक 28 SP पाकपतन से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, पाकपतन से बहुत ही प्यारा गांव का मंजर है। ये जो चारपाई है, बस इस पे आप लेट जाएं तो आपको किसी मैट्रेस की जरूरत नहीं है ना। मुझे कहते हैं 10 साल की गारंटी वाला मैट्रेस, ये नेचुरल लाइफ लॉन्ग गारंटी है इस चारपाई की। और लोअर बैक का भी मसला हल हो जाएगा। लोअर बैक का मसला भी हल हो जाएगा, बिल्कुल। सिदरतुल मुंतहा ने हमें सरगोदा से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, सिदरा ने हमें सरगोदा से हो टिंकू एंड मिंकू, ओके, ये नाम रखा है जी मैंने, टिंकू एंड मिंकू। लेफ्ट पे टिंकू है, ठीक है, राइट पे मिंकू है, ठीक है जी, कबूल फरमाइए। कबूल हो गया। बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अच्छा ये टिंकू मिंकू की नहीं, ये तो टिंकू मिंकू नहीं है, ये तो चांदनी है और साथ किरण है। जी जी, चांदनी और किरण नाम रखा है जी, कबूल फरमाइए। ठीक है जी। साबिर नवाज ने हमें डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, खानेवाल वालों की हो गई एंट्री। लो जी, हुक्का और साथ कुदाल, जबरदस्त। चलें जनाब, कोई ट्रैक्टर नहीं है, हाथों से ही जो है ना वो खेत को तैयार करें अगली फसल के लिए। जी आकिब हुसैन ने हमें पिंड दादर खान से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, पिंड दादर खान वालों को हम वेलकम करते हैं। आकिब हुसैन ने ये क्या है, ओह कोई पिरामिड सा बनाया है इन्होंने, कागज का चार्ट पेपर से पिरामिड बनाया, और ऊपर डिटेल भी दिया उन्होंने, देखें आप, जबरदस्त। दर्रा खैबर, बाब खैबर, वेरी गुड भाई आकिब, जबरदस्त, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप, शाबाश। जी अब चलते हैं हम आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। मिसेज अकरम ने हमें रावलपिंडी से मैसेज किया है, राइजिंग पाकिस्तान की सारी टीम को अल्लाह पाक मजीद तरक्की दे, आमीन। कल ड्राई फ्रूट के बारे में बात हो रही थी, बहुत अच्छा लगा और ये बात सच है कि तौसीक भाई ने वाकई ही बादाम ज़्यादा खाए हैं, ये पता लगता है आपको देखकर। ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कल डॉक्टर नौशीन ने आपको बताया, कितने जी 11 थे, 7 थे जी, 11 बादाम, 7 बादाम, नहीं 7 बादाम रात को भिगो के सुबह खाएं। वाह जी वाह जी। उसके अलावा बाद हमें मोहम्मद ने चक नंबर 353 WB से जो है मैसेज किया है, फातिमा आप किसी दिन अपने दोनों बेटों को शो में ले आएं। ओके, वेरी गुड, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन वेरी बैड आइडिया। ये तो 2 छोटे बेटे जो इनको लेके आएंगे, लेकिन जो बड़ा बेटा है, मतलब जो बड़ा हस्बैंड है, जी वो भी साथ लेके आए। जी जी बिल्कुल, जो उन बच्चों को पालता है। गलत नहीं, ओके, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, सना ने हमें मॉडल टाउन से हुमक इस्लामाबाद से जो है मैसेज किया है, फातिमा आंटी, तौसीक अंकल कैसे हैं आप दोनों? मैं पहली दफ़ा पैगाम भेज रही हूँ। मेरी अम्मी आपका शो रोज़ देखती हैं। हम 3 बहनें हैं, सोनिया, सना और हिना। हम स्कूल चले जाते हैं और हमारी अम्मी हमें एक एक बात में, आज शो में ये हुआ, आज शो में वो हुआ, बताते हैं। आपकी अम्मी की जिंदगी को करते हैं आसान और आपको बताते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान से पहर 4 बजे रीरन होता है। तो अब की बार आप स्कूल से वापस आए तो 4 बजे टीवी लगाइए और दोबारा से रीरन में देखिए। अम्मी का इम्तिहान खत्म कीजिए, उनको एक एक बात आपको बतलानी पड़ती है। जी सालेह मोहम्मद ने हमें जिला मुल्तान तहसील शुजाबाद, सालेह को सालेहा जो आपने बनाया आज, ये बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा ओके, जिला मुल्तान तहसील शुजाबाद डाक खाना बिगड़ी बस्ती से उन्होंने हमें जो है मैसेज किया है, सर और मैडम जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, झिलमिल और खुशियों से भरा हुआ।
बहुत शुक्रिया साले, जीते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं। सना ने हमें अटक से मैसेज किया। तौसीक साहब अर्ज किया है, सुबह इरशाद। होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र यूं ही तमाम होती है, आगे जी, बस इतना। अच्छा, इस बस। शेर के माने अब समझ आए हैं। अभी तक खुद स्कूल और कॉलेज जाने के लिए सुबह इतनी मुश्किल से अपनी नींद की कुर्बानी देते थे, और अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह सुबह नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या मुझे भी सुबह देर तक सोने का शर्फ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये शर्फ नहीं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए। और हम अक्सर बात करते हैं, आज वक्त नहीं है, तफसील से फिर किसी दिन बात करेंगे कि जल्दी सोना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी आप 9-10 बजे सोइए, 4-5 बजे उठिए, देखिए जिंदगी में क्या हुस्न आएगा। और देर तक सोना जी। सहूलत नहीं है, अगर आप जल्दी सोएं तो नींद पूरी हो जाती है। हम आपको लेके जाएंगे कराची, जहाँ पे शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं। और आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुछ कुतुब के हवाले से स्पेशल सेगमेंट है शाहरुख का, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। इकबाल साहब की शायरी और फलसफा इनकलाबी है। लफ्जों के साथ जो उनका ताल्लुक था वो बेमिसाल है। यही वजह है कि उनके काम को सदियों याद रखा जाएगा। इकबाल साहब हमारे कौमी शायर हैं, इसीलिए हमारे लिए ये लाजमी है कि हम उनकी शायरी, उनके फलसफे और तकारीर को गौर से सुने और समझें। इसी सिलसिले में मैं आपसे आज एक ऐसी किताब शेयर करूंगा जो शायद इकबाल साहब का सबसे प्रोफाउंड, सबसे मीनिंगफुल, सबसे मानीखेज काम है। इट्स हिज एब्सोल्यूट मास्टरपीस। और इस किताब का दोस्तों नाम है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इस किताब पर तबसरा करने से पहले इसकी कुछ तारीख समझ लेते हैं। साल 1924 में इकबाल साहब ने लाहौर के हबीबिया हॉल में एक लेक्चर दिया था जिसका टाइटल था इस्लाम में इज्तिहाद। इकबाल साहब लेक्चर दें और इसकी धूम न मचे, ये कैसे हो सकता है? इसी लेक्चर की कामयाबी देखते हुए मद्रास, जो अब इंडिया में मौजूद है, वहां के एक मुस्लिम रहनुमा सेठ जमाल मोहम्मद ने इकबाल साहब को इनवाइट किया मद्रास में। इन लेक्चर्स की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी मद्रास मुस्लिम एसोसिएशन, और इनका इनकाद हुआ 3 शहरों में, हैदराबाद, अलीगढ़ और मद्रास। ये जो किताब है ये इन्हीं लेक्चर्स की कंसोलिडेशन, इनका मजमुआ है। इन लेक्चर्स की कुछ फाउंडेशन पिलर्स, कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में इकबाल साहब ने कमाल मंतक और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स प्रेजेंट किया है। एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने इस किताब में समझाने की कोशिश की है वो है दीन और मजहब में फर्क। इकबाल साहब के मुताबिक दीन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा एक कोड ऑफ लाइफ है, एक ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को जिंदगी गुजारने की पूरी गाइडलाइंस, पूरा फ्रेमवर्क देता है। मजे की बात यह है कि इकबाल साहब ने दीन समझाने की कोशिश की है मॉडर्न साइंस और फलसफे की रोशनी में। इस किताब के प्रीफेस में इंसानी सोच के हवाले से वो क्या ही कमाल बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स ने अपनी बुनियादों पर तनकीद करना सीख लिया है। इस तनकीद के नतीजे में मादियत पसंदी, जिसको वो बहुत जरूरी समझते थे, तेजी से खत्म हो रही है। और वो दिन दूर नहीं जब मजहब और साइंस एक दिन गैर मशकूक बाहमी अहम आहंगी दरियाफ्त कर सकेंगे। आगे वाली बात आपने बहुत गौर से सुननी है क्योंकि इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। ताहम ये याद रखना चाहिए कि फलसफियाना सोच में हतमियत नामी कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे इल्म में तरक्की होती है और फिक्र की नई राहें खुलती हैं, दूसरे नजरियात जो शायद इन लेक्चर्स में बयान किए गए ख्यालात से ज्यादा बेहतर ख्यालात हों, मुमकिन होते हैं। हमारा फर्ज यह है कि हम इंसानी फिक्र की तरक्की को एहतियात से देखें और इसको लेकर एक आजाद तनकीदी रवैया बरकरार रखें। यही तो इकबाल साहब का जदीदियत का फलसफा है जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि उन्होंने ये सब क्यों लिखा। इसकी पहली बड़ी वजह जो सामने आती है वो ये है कि वेस्ट यानी मगरिब ने उस जमाने में खुदा के वजूद और मजहब के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इन लेक्चर्स के जरिए इकबाल साहब ने दीन के हक में बेहतरीन दलाइल दिए हैं। दूसरी वजह यह कि उस जमाने के मुसलमानों को वो दीन की ऐसी समझ देना चाहते थे जो इस्लाम का असल एसेंस है, जो कुरान हकीम का ब्रेथ टेकिंग विजडम है और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सीरत है। इकबाल साहब का दीन, कुरान और अल्लाह की ज़ात पर इतना पुख्ता यकीन था कि वो बार बार इस किताब में लिखते हैं कि फलसफे का तो मकसद ही है सवाल उठाना, हर अथॉरिटी को चैलेंज करना, यहां तक कि लॉजिक और मंतक भी जवाब दे जाए। लेकिन असल हकीकत अल्लाह ही की है, जिसे इकबाल साहब कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी।
لیکن اصل کہانی کا آغاز تو اب شروع ہوتا ہے. لوگ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلیف ان دا ایبسنس آف ایویڈنس از فیتھ، لیکن اقبال صاحب اس کتاب کے پہلے چیپٹر نالج ان ریلیجیس ایکسپیرینس میں کیا کمال کی بات لکھتے ہیں. اسلام میں عقلی بنیاد کی تلاش کا آغاز خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا سکتا ہے. ان کی مسلسل ایک دعا ہوا کرتی تھی کہ خدا مجھے چیزوں کی حتمی نوعیت کا علم عطا فرما. God grant me knowledge of the ultimate nature of things. اب جب اقبال صاحب نے نالج، ریشنالٹی، منطق اور لاجک کو اتنی اہمیت دی ہے تو انہوں نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا ہے اس کتاب میں کہ ان کی کوئی بھی بات سائنس اور تھیوری کے اعتبار سے ہلکی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں بے تحاشا ماڈرن اور قدیم فلاسفرز، تھنکرز، صوفیاء کرام اور سائنسدانوں کا حوالہ دیا ہے. ایک اور بہت ہی پروفاؤنڈ اور سوچ کو جکڑ لینے والا کانسیپٹ جو اقبال صاحب نے اس کتاب میں بتایا ہے وہ ہے جہیم کا، اسٹیگننسی کا، رک جانے کا، ساکت ہو جانے کا. اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے. اسی بات کو ہم اجتہاد سے جوڑ سکتے ہیں جو اسلام میں پرابلم ریزولوشن کا ایک بہترین طریقہ ہے. جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھ والے لوگ، عقل والے لوگ آپس میں بیٹھیں اور میوچل اگریمنٹ کے ساتھ کسی بھی مسئلے کا سولوشن نکالیں. اقبال صاحب یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے اجتہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ جکڑی گئی ہے، ان کی سوچ رک گئی ہے اور وہ دنیا سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ایک مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اسی لیے تو اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. یہ جو کتاب ہے دوستو، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ اتنی پاورفل ہے، اتنی جاندار ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سمجھ لیں تو یہ ہماری سوچ کا زاویہ بدل کے ہماری قوم کو بدل سکتی ہے.